हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे रातों रात चौंका देने वाली खबर। अल्लाहू अकबर बोलकर भारत की सीमा पर भेज दी 4 नई बटालियन। जी हां, पाकिस्तानीकरण की राह पर बांग्लादेश। इतना ही नहीं, भारत के बाद अब बांग्लादेश भी बदलेगा अपना उच्चायुक्त। आखिर क्यों ले रहा है ऐसा फैसला? तो वही दोस्तों, हॉर्मुज को कर दिया गया बंद। इजराइल करे आज रात का इंतजार, आसमान से बरसाएंगे मिसाइल। तो उधर ट्रंप ने भी दे दिया खतरनाक मैसेज, कह दिया आज रात कुछ बड़ा हमला करने वाले हैं। जी हां, हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद से एक्शन, अब तक 80 टारगेट तबाह। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मची खलबली, भारत की बढ़ेगी टेंशन। वहीं किसने कहा कि ट्रंप अब हमारी पहुंच में आ चुका है? मिसाइल दाग दो सेना प्रमुख। बताएंगे नाटो सम्मेलन में ट्रंप के पहुंचने के बाद इस देश के सांसदों ने उठा दी बड़ी मांग, कह दिया हमारे पास आ चुके हैं ट्रंप। अब अच्छा और बिल्कुल सटीक और सही वक्त है इन पर मिसाइल दागने का, ट्रंप को मार डालने का। बताएंगे दोस्तों कैसे वहीं हॉर्मुज को लेकर मच गया फिर बवाल। इधर ट्रंप ने दी ईरान को तबाही की धमकी, तो उधर ईयू भी हॉर्मुज को लेकर गुस्से से हो गई लाल। जंग की आहट के बीच लिया बहुत बड़ा फैसला। उस सभी बड़े सवाल की बात करेंगे। यूएस ईरान की नई टेंशन से क्या गर्त में चला जाएगा पाकिस्तान? इस समझौते के टूट जाने के बाद शहबाज के सामने अब कौन सी बड़ी चुनौतियां आ चुकी हैं? साथ ही साथ बताएंगे क्या तेल के दाम कम ना हो कहीं इसलिए तो नहीं हॉर्मुज में जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं? क्या है इसके पीछे का असली खेल, हम आपको बताएंगे दोस्तों। उधर ममता बनर्जी ने घर के बाहर 3 लोगों को मारा थप्पड़। टीएमसी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके तो नाराज हुई ममता बनर्जी। बताएंगे पूरी जानकारी ममता बनर्जी की रैली में कैसे मचा भारी बवाल, और इस बवाल के जस्ट बाद ही ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ ईडी ने लिया बहुत बड़ा फैसला, जिसने पैरों तले जमीन खिसका दी ममता की। दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश को ऐसा लगता हो कि वो भारत से 2-2 हाथ करके जीत जाएगा या फिर भारत को इन गीदड़ भभकियों को देखकर डरा पाएगा, तो ये बांग्लादेश की बड़ी भूल है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जिस बांग्लादेश की फौज कभी अपनी सेकुलर और बंगाली पहचान पर फख्र करती थी, वो अचानक पूरी तरह क्यों बदल रही है? ढाका की मिलिट्री एकेडमी में जो हो रहा है उसने साउथ एशिया के पावर गलियारों में हड़कंप मचा दिया। दोस्तों 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली यही सेना अब खुद उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी है जो कभी जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान के लिए चुने थे। दाढ़ी के शेप से लेकर वॉर क्राई तक सब कुछ एक खास विचारधारा के रंग में रंगा जा रहा है। एक तरह से बांग्लादेश की मिलिट्री का पाकिस्तानीकरण हो रहा है। दोस्तों बड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। बांग्लादेशी सेना में चल रही इस नई हलचल की सबसे बड़ी वजह है वहां की मिलिट्री एकेडमी में एक नई बटालियन का गठन होना। जी हां, खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी, बोले तो BMA भाटी आरी में 2nd बांग्लादेश बटालियन का औपचारिक गठन किया गया है। चौंकने वाली बात यह है कि इस बटालियन की 4 अलग अलग कंपनियों का नाम किसी देश के वीर योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी या वीर श्रेष्ठों के नाम पर रखने के बजाय इतिहास में पहली बार इस्लाम के पहले 4 खलीफाओं, जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नाम पर रखा गया है। 2800 से अधिक सैनिकों की क्षमता वाली इस बटालियन के इस नए नामकरण ने सेना के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। दोस्तों इसमें शर्मनाक बात तो यह है, या चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ कंपनियों के नाम बदलने तक ही यह सीमित नहीं रही है, बल्कि सेना का दशकों पुराना वॉर क्राई यानी युद्ध घोष, जो कि जॉय बांग्ला था, जो 1971 की आजादी की जंग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, उसको भी अब पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया गया। अब आप कहेंगे तो उसके बदले क्या कह रहे हैं ये सैनिक? तो आपको बता दें, रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि उसकी जगह धार्मिक नारा अल्लाहू अकबर इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में महिला विंग और अन्य कंपनियों का नाम पैगंबर मोहम्मद की करीबी महिला हस्तियों जैसे फातिमा और आयशा के नाम पर रखने के प्रस्ताव भी टेबल मेज पर आ चुके हैं। सेना के भीतर अचानक आया ये बदलाव केवल सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि ये निचले और मिडिल लेवल के मिलिट्री अधिकारियों के बीच तेजी से घर कर रहे कट्टरपंथी प्रभाव की ओर इशारा करता है।
दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि इन्होंने नए धार्मिक रूप से प्रेरित सैनिकों की तैनाती कर दी है। इन चारों नई सैनिक कंपनियों को सीधे बांग्लादेश के चटगांव इलाके में तैनात किया गया है। दोस्तों चटगांव का यह पूरा इलाका सीधे भारत के पूर्वी मोर्चे के ठीक सामने पड़ता है। भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस तैनाती को बेहद ही गंभीरता से देख रही है, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद से ही भारत विरोधी ताकतों और उग्रवादी संगठनों को फिर से सिर उठाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों अब भारतीय सेना पर ये बांग्लादेशी सैनिक अल्लाहू अकबर कहकर भेजे जा रहे हैं। पहले जॉय बांग्ला कहा करते थे, अब अल्लाहू अकबर कहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश। तो आपको बता दे बांग्लादेश की यह स्थिति हूबहू पाकिस्तान के उस दौर से मिलती है जब 1970 के दशक में जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तानी सेना का इस्लामीकरण शुरू किया था। पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को धर्म निरपेक्षता से हटाकर धार्मिक कट्टरपंथ की अंधी खाई में धकेल दिया था, जिसका अंजाम आज पूरी दुनिया देख ही रही है। पाकिस्तान पूरे तरीके से आतंकवाद और कंगाली का गढ़ बन चुका है। अब बांग्लादेश की सेना में भी ठीक उसी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सेना के भीतर धर्मनिरपेक्ष बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर करना और धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देना बांग्लादेश के अपने भविष्य के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकता है। ये तो बात है, लेकिन अभी आपको ये भी याद होगा कि बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान, जो हमेशा से छोटे बाल और क्लीन शेव रखा करते थे, आज वही बांग्लादेशी आर्मी चीफ तारिक रहमान की सरकार में अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। मूंछ कटा चुके हैं लेकिन दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो भी अपने आप को दुनिया के लिए इस्लाम देश के आर्मी चीफ कहला सके। न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में, कौन सी नई मीटिंग, कौन से नए बदलाव करने पर उतारू हो चुकी है बांग्लादेश की सरकार। ऐसा कौन सा योजना बना रही है ये कि बांग्लादेश को इस्लामीकरण करती दिखाई दे रही है तारिक रहमान की ये नई सरकार। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश अपने आप को बर्बाद कर लेगा। खैर जो भी हो, लेकिन ये जानकारी कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी चिंता बढ़ाने वाली बात है। इसी बीच एक और जानकारी सामने आ रही है बांग्लादेश से ही, वो ये कि भारत के बाद अब वो भी अपना उच्चायुक्त बदलेगा। दोस्तों भारत के बाद अब बांग्लादेश भी अपने उच्चायुक्त को बदलने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान विदेश सचिव असद आलम सियाम को भारत में बांग्लादेश का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाने की संभावना है। इस नियुक्ति को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जो तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी के सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद हो रही है। इससे पहले भारत ने भी बांग्लादेश में नए उच्चायुक्त के तौर पर वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति की है। भारत सरकार ने दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया है, जो उनको प्रोटोकॉल में आगे रखेगा। फरवरी में सत्ता संभालने के बाद से तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने विदेश मंत्रालय में कई बड़े बदलाव किए हैं। सत्ता में आने के तुरंत बाद ही उसने अंतरिम सरकार के दौरान नियुक्त किए गए 4 राजदूतों को वापस बुला लिया था। पिछले 2 महीनों में उसने अलग अलग देशों में राजदूत के तौर पर 3 करियर डिप्लोमेट्स को भी नियुक्त किया है। बांग्लादेश में सरकार बदलने पर राजदूतों के ट्रांसफर की पुरानी परंपरा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार तारिक रहमान ऐसे नए और बड़े फैसले क्यों ले रही है, खास करके भारत के खिलाफ। या तो ये बांग्लादेश को पूरे तरीके से बर्बाद ही कर देगी या फिर किसी लायक नहीं छोड़ेगी बांग्लादेश को। वहीं बता दें, ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर समझौता खत्म होने के बाद जो बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर बहुत बड़ी और सेंसिटिव खबर सामने आ रही है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी अपडेट्स आपको बताते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को नाटो समिट के दौरान कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर फिर से बहुत बड़े हमले कर सकता है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि अब वो ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हमने कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला किया था और संभव है कि आज रात फिर से तगड़ा अटैक करेंगे। ईरान मिडिल ईस्ट में दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नेतृत्व से असंतुष्ट है और बुधवार रात तक आगे की सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मैं आपको नहीं बताता, लेकिन आप जानते हैं कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इसलिए जवाब शायद देना है। तो वहीं दोस्तों ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को तगड़ी धमकी दी। ईरान ने कहा कि आधी रात के बाद हमारा इंतजार करना, हम आसमान से तुम पर मिसाइलें बरसाएंगे। हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिका के लोगों से कहा कि अपने प्रेसिडेंट से कहो कि ईरान और इजराइल के बीच दखल न दे, हम एक ही दिन में इजराइल को घुटनों पर ला देंगे।
डोनाल्ड ट्रंप की आज रात ईरान पर हमले की धमकी के बाद तेहरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा कि आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम वादा करते हैं कि एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेगा। ईरान के पूर्व विदेश मामलों के मंत्री अली अकबर वेलायती ने कहा कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये क्षेत्र छोटे देशों के राजनीतिक दांव पेच के लिए नहीं है। इसमें सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि ट्रंप ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक उड़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने खारे पानी को पीने बनाने लायक यानी डिसैलिनेशन प्लांट्स की तरफ भी इशारा किया, जो पीने के पानी के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उन्हें भी तबाह कर देंगे। हालांकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, ये शायद आखिरी चीज होगी जो मैं करना चाहूंगा। ऐसी जगहों पर हमला करना वॉर क्राइम माना जा सकता है। तो वहीं अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी बीते रात 10 बजे के आसपास में बड़ी चेतावनी दी कि कहा कि अगर उसने हॉर्मुज को ब्लॉक करने का प्रयास किया तो उसे सैन्य हमले का सामना करना पड़ेगा। जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी डील थी कि अगर आप जहाजों पर गोलीबारी बंद कर देंगे तो हम अपनी नाकाबंदी हटा लेंगे, लेकिन अगर आप जहाजों पर गोलीबारी करेंगे तो हम पलटवार अवश्य करेंगे। दोस्तों, इस जानकारी ने अटैक की इस खबर ने भारत की लेकिन सच में टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई है दोस्तों, जिससे भारत की चिंता बढ़ने की आशंका है। अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम समाप्त होने की खबर के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.8% बढ़कर $78.43 प्रति बैरल हो गया है। ऐसे ही सारे जगहों के इंडेक्सों में तेल की कीमतें बढ़ी हैं दोस्तों। अगर ईरान युद्ध फिर से शुरू होता है तो इसका सीधा असर अपने भारत पर पड़ेगा। भारत पहले से ही ईरान युद्ध से पैदा हुई विभीषिका को झेल रहा है। इस युद्ध के कारण भारत में तेल और रसोई गैस का संकट पैदा हो गया था, जो धीरे धीरे सामान्य हो ही रहा था कि अचानक से फिर ये बवाल खड़ा हो गया। हालांकि इस कारण भारत में तेल और गैस की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं दोस्तों। लेकिन इस बार हम कहेंगे कि ईरान की गलती है। ईरान को जहाजों पर अटैक नहीं करना चाहिए था। जब समझौते में क्लियरली लिखा हुआ था अमेरिका और ईरान के समझौतों के बीच कि भैया तुम जहाजों पर अटैक नहीं करोगे, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रियायत दोगे, दादागिरी नहीं दिखाओगे, तो फिर ईरान ने दोस्तों इन जहाजों पर अटैक क्यों किया? वो भी उन जहाजों पर जो भारत की ओर बढ़ रहे थे, भारत के बंदरगाह पर पहुंचने वाले थे। जिसके बाद ही अमेरिका को यह गुस्सा आया कि भैया स्वीज फायर तो नाम का है, ये तो मानने को ही तैयार नहीं है ईरान, लगता है अब मजा चखाना पड़ेगा। जिसके बाद अमेरिका ने भी बीती रात तगड़ा अटैक कर दिया ईरान पर। इस बार अगर किसी ने समझौता तोड़ा है तो हम क्लियरली कहेंगे दोस्तों कि ईरान ने जानबूझकर ऐसा किया है। बहुत बड़ी गलती की उसने। जब अयातुल्ला अली खामनी का अंतिम संस्कार हो गया, वो दफन हो गए, उसके बाद अब ईरान फिर एक बार युद्ध के लिए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसने फिर एक बार दुनिया में भूचाल ला दिया है कि फिर से तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, देश उथल पुथल हो जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। यानी अच्छा खासा चीजें रिस्टोर हो रही थी, लेकिन फिर ईरान ने कुछ ऐसी चाल चल दी कि फिर एक बार चीजें बिगड़ती दिखाई दे रही हैं दोस्तों। जो भारत में भी उम्मीद थी कि अब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तेल की कीमतें सामान्य हो जाएंगी। यहाँ तक कि भारत की मोदी सरकार ने टेम्परेरी लिए गए उस फैसले के आदेश को भी वापस ले लिया था, जिसमें यह कहा गया था कि पेट्रोल पंप पर आप बड़े बड़े कैंस में, डिब्बों में तेल पेट्रोल नहीं ले सकते। वो आदेश भी मोदी सरकार ने इस सीज फायर को देखकर आदेश को वापस लिया था। लेकिन फिर एक बार देखने को मिल रहा है कि भैया सीज फायर समझौता पूरे तरीके से टूट चुका है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि आज रात कौन किस पर भारी पड़ता है। अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं तो ईरान भी बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियां दे रहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या ये दोनों आपस में अटैक करेंगे? क्या ये युद्ध अभी शांत नहीं होने वाला? जो भी आपकी राय हो इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दे दोस्तों, चौंकने वाली जानकारी तो ये भी है, जैसा कि आप सभी को पता है, नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुर्की पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तुर्की में मौजूद है, जिसके बाद अब ईरान के सांसदों ने बड़ी मांग उठा दी। कह दिया कि हमारे बहुत नजदीक पहुंच चुका है ट्रंप, हमारी पहुंच में है मिसाइल, दाग दो सेना। ईरान के कट्टरपंथी सांसदों ने नाटो समिट के लिए तुर्की आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि ईरान को तुर्की आए ट्रंप के ठिकानों पर तुरंत मिसाइल से हमला कर देना चाहिए। सांसदों ने ट्रंप की मेजबानी करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप
एर्दोगन की मौत की भी मांग की। उन्होंने तुर्की के लोगों को उकसाते हुए कहा है कि उस देश में कोई तो ऐसा होगा जो शहादत का ऑपरेशन यानी आत्मघाती हमला करेगा। सांसद हामिद रसोई ने ईरानी सोशल मीडिया साइट विरासती पर लिखा कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप हमारी पहुंच में है और नाटो समिट के लिए तुर्की आए हुए हैं, तो आइए आधिकारिक तौर पर और बिना किसी दिखावे के तुर्की में उनकी लोकेशन को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। ईरान के कट्टरपंथी सांसद मौजूदा जाराई ने ट्रंप की मेजबानी करने के कारण तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की मौत की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोई अंकारा में शहादत का ऑपरेशन यानी आत्मघाती हमला अवश्य करेगा। बताइए, ऐसी अपील की जा रही है ईरानी सेना से ईरान के सांसद कि हमारे बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप, यही सही समय उनको उड़ाने का, ऐसी रिक्वेस्ट की जा रही है IRGC से। वहीं आपको बता दें, अपनी हत्या की धमकियों के बीच ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान की किल लिस्ट में मैं सबसे नंबर 1 पर मौजूद हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि वो ईरान का सबसे बड़ा निशाना है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद हैं, यानी ईरान अगर किसी नेता को सबसे पहले मारेगा तो मैं उसके लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर हूं। वो सबसे पहले मुझे ही मारना चाहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो यह धमकी की जानकारी दोस्तों। लेकिन वहीं आपको बता दें, जहां इधर ट्रंप ने दी ईरान को तबाही की धमकी, तो उधर EU भी हॉर्मुज को लेकर गुस्से से हुआ लाल। जंग की आहट के बीच लिया बहुत बड़ा फैसला दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर यूरोपियन यूनियन ने चिंता जताई है। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ता सैन्य तनाव दुनिया के लिए गंभीर चिंताएं खड़ी कर रहा है। कल्लास ने कहा कि अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने जंग को खत्म करने के पहले से ही तनावपूर्ण प्रयासों को और मुश्किल बना दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में यूरोपीय कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि बहरीन और कुवैत पर ईरान के हमलों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने तेहरान को खुले समुद्री गलियारों को बनाए रखने के अपने वादे की याद दिलाते हुए कहा कि MOU के तहत ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रहने का वादा किया था, लेकिन स्ट्रेट के पास हजारों पर हालिया हमले उसके वादे का उल्लंघन करते हैं और एनर्जी सप्लाई को फिर से शुरू करने में रुकावट डालने का खतरा पैदा करते हैं। नेविगेशन की आजादी बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। अब ऐसे में US और ईरान के बीच बातचीत ठप होने के बाद EU जो है वो खाड़ी देशों के साथ खुद मीटिंग करने आएगा, जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी कि हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ लाल सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कैसे मिलकर काम किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री खाड़ी देशों के समकक्षों के साथ 13 जुलाई को सोमवार के दिन मीटिंग करने वाले हैं। ये बड़ा फैसला लिया दोस्तों EU ने। वहीं आपको बता दें, इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या US ईरान की इस नई टेंशन से गर्त में चला जाएगा पाकिस्तान। US ईरान जंग का असर पाकिस्तान पर देखने को मिलेगा। उनकी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से बैठ जाएगी। उनके पास ना तो तेल के भंडार है और ना ही तेल खरीदने की औकात यानी विदेशी मुद्रा भी नहीं है। वे पहले से ही मुसीबत में है और युद्ध के बाद हालात और भी बदतर हो जाएंगे। US ईरान के बीच पीस डील में क्रेडिट लेने में जुटे पाकिस्तान की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शांति स्थापना का कोई अनुभव नहीं है। उनका पूरा अनुभव केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने में रहा है। यानी इस समझौते के टूटने के बाद पाकिस्तान के हालात और भी बदतर हो जाएंगे दोस्तों। उधर एक नया सवाल खड़ा हो रहा है इसी को लेकर कि क्या तेल के दाम कम ना हो जाए, कहीं इसलिए तो हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक नहीं कर दिया ईरान ने। क्या हो सकता है इसके पीछे का असली खेला, आपको बता दें। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल सैन्य या रणनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार को भी प्रभावित करना हो सकता है। ईरान ने जिन 3 टैंकरों पर हमला किया उनमें कतर का LNG टैंकर AI रेकायत, सऊदी फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर वेडयान और एक लाइबेरियन फ्लैग्ड टैंकर शामिल था। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज पर उसकी संप्रभुता और नियंत्रण है। उसका कहना है कि केवल ईरान द्वारा निर्धारित समुद्री मार्ग ही सुरक्षित है और मौजूदा युद्ध के बाद यही नई वास्तविकता भी होगी। ऐसे में इस हमले के पीछे दूसरी कहानी भी सामने आ रही है, जिसे कई विशेषज्ञ और विश्लेषक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर देख रहे हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ईरान की कोशिश वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए रखने की हो सकती है। माना यह जा रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती है तो इससे ईरान को आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसी वजह से कुछ लोगों का दावा है कि ईरान ने जानबूझकर ऐसा हमला किया ताकि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी गिरावट न आए और उसकी तेल बिक्री को फायदा मिले। तो देख रहे दोस्तों आप लोग, कितना खुददार, कितना खुद के लिए सोचने वाला देश बनता जा रहा है ईरान, जिसको ये नहीं सूझा कि इस हमले से, इस अटैक के बाद जब सीज फायर टूटेगा और फिर अटैक शुरू होंगे तो फिर से तुम्हारे पड़ोसी परेशान होंगे या फिर इस जल क्षेत्र से जो भी अपना व्यापार करते हैं उनको कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। इस बार पूरी गलती दोस्तों ईरान के साइड से ही है। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय, वहीं आपको बता दें।
पीओके में विरोध प्रदर्शन और अमरनाथ यात्रा के बीच एक्शन में सेना प्रमुख एलओसी पर सुरक्षा हालात का लिया जायजा। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आम लोगों के विरोध प्रदर्शन और अमरनाथ यात्रा के बीच सेना प्रमुख बोले तो COAS जनरल धीरज सेठ ने बुधवार 8 जुलाई को 15 कोर, चिनार कोर और उसके यूनिट्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर घाटी और नियंत्रण रेखा एलओसी पर सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया। जी हां, वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही देशभक्ति के रंग में रंगा मेलबर्न, वंदे मातरम की धुन पर हुआ स्वागत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी जी को देखकर लोग उत्साहित नजर आए और पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी का मेलबर्न में भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी भरा स्वागत किया। इंतजार कर रहे लोगों ने जैसे उनको देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों माँ तुझसे सलाम और वंदे मातरम की धुनों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान महिला कलाकारों ने शिव भक्ति गीत से जुड़ी नृत्य प्रस्तुत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ताली बजाते हुए कलाकारों का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। उन्होंने सभी कलाकारों का भी आभार जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ और खास अंदाज में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे कई लोगों और संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे ताकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापक के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सके। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें, वहीं इससे पहले जब इंडोनेशिया में थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तब जानकारी ये सामने आई है कि पीएम मोदी के 3 दिनों के इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 20 बड़ी डील्स फाइनल हुई, जहां भारत इंडोनेशिया मिलकर अब कंट्रोल करेंगे समंदर के ये 3 चौक पॉइंट। अब मुट्ठी में होगा चीन का तेल राशन दोस्तों। इन्हीं में से एक बेहद अहम डील यही है इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट का विकास करना, जिसे अब भारत खुद तैयार करेगा। ऊपरी तौर पर यह भले ही सिर्फ एक आर्थिक या बिजनेस डील दिखाई देती हो, लेकिन हकीकत में यह हिंद महासागर में भारत का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। साबांग बंदरगाह के जरिए भारत सीधे चीन की दुखती रग यानी मलक्का स्ट्रेट पर कंट्रोल बढ़ाएगा। सिर्फ यही नहीं, इंडोनेशिया के पास ऐसे कई अहम समुद्री चौक पॉइंट्स हैं जहां से दुनिया के कई बड़े देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है। साबांग बंदरगाह भारत के पोर्ट ब्लेयर से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच बढ़ते गहरे तालमेल के बाद भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों पर अपनी पकड़ को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर लेगा दोस्तों। इतना ही नहीं, मुस्लिम होकर भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर गए शिव मंदिर। जी हां, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रम्बावनन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी जी। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता से प्रम्बावनन मंदिर जाते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर से मंदिर का हवाई नजारा दिखाते हुए वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा कि भव्य प्रम्बावनन मंदिर, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहने वाली थी। क्या इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां ममता ने घर के बाहर 3 लोगों को जड़ा थप्पड़। टीएमसी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फेंके अंडे तो नाराज हुई ममता। जी हां, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बुधवार को टीएमसी की रैली में हंगामा हो गया। इस दौरान ममता बनर्जी नाराज हो गई। वे अपनी ही पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारते दिखाई दी। दरअसल रैली बायरीपुर में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के विरोध में निकाली जा रही थी। इस दौरान चोर चोर के नारे लगने और कुछ लोगों ने रैली में शामिल होने पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। टीएमसी ने आरोप लगाया कि हंगामा भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान मारपीट भी की। ममता ने कहा कि बंगाल में अराजकता फैल गई है, पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। ये गंभीर आरोप लगा दिया भाजपा पर दोस्तों। तो वहीं इतना ही नहीं, उसके बाद एक और तगड़ा झटका लगा ममता को। ईडी ने फ्रीज किए टीएमसी के 440 करोड़ के बैंक खाते। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी मुख्यालय पर बागी गुट के कब्जे और आंतरिक कलह के बीच अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने पार्टी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी। ईडी ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और फंड की हेराफेरी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के करीब 440 करोड़ रुपए की राशि वाले बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि पार्टी फंड का इस्तेमाल अवैध रूप से एक बिजनेस जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने के
के लिए किया गया था। ईडी की जांच में एविएशन सेक्टर में काम करने वाले केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अधिकारियों के अनुसार अप्रैल 2023 में 23 से जून 2026 के बीच टीएमसी से जुड़े बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य इकाई को ट्रांसफर किए गए थे। दोस्तों उधर आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी, अपडेट कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक या एक्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।